हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed the question answers of Unit 3 Database Management System from your draft study material. Until now, we have completed our 3 units from draft study material. So today we are going to discuss the question answers of Unit 4, that is Web Applications and Security. और ये क्वेश्चंस भी जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की जो हमारी यूनिट है यूनिट 4, उसमें आपको सीबीएसई की तरफ से 11 सेशंस दे रखे हैं। और क्योंकि ये 4 यूनिट्स में से सबसे बड़ी यूनिट है तो इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी आपके थोड़े ज़्यादा ही होंगे। और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपको पता ही है थ्योरेटिकल होता है, तो उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो इसके 11 सेशंस के बारे में आप जानते हैं कि 11 सेशंस इसके किस किस के बारे में है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं। और ये सारे सेशंस हम लोग अपने पिछले सेशंस में जो यूनिट 4 के हमने लिए थे उसमें कवर कर चुके हैं। तो चलिए वक्त वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ए पार्ट इज द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में आपको एक ऑप्शन दे रखा होता है दैट इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग यूजर्स विद फिजिकल एबिलिटीज, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, उन पर्सन्स को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं. एंड टू रिड्यूस रिपीटिटिव स्ट्रेन, और रिपीटिव स्ट्रेन को कम करने के लिए भी हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. सो जिस ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज योर स्टिकी कीज. बी पार्ट, साउंड सेंट्री इज डिजाइंड टू हेल्प यूजर्स विद डैश इम्पेयरमेंट्स. जो साउंड सेंट्री है वो किस तरह के यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है, यानी कि ऐसे कौन से यूजर्स हैं, उन्हें कौन सा ऐसा इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से उन्हें साउंड सेनेटरी का ऑप्शन दिया गया है. आंसर इज ऑडिटरी. सी पार्ट, the high contrast option in Microsoft Windows XP is designed to assist people with dash impairments. कौन से impairments वाले persons के लिए हमने high contrast का option डिजाइन किया है? आंसर इज vision. D, dash is designed to assist people that have difficulty using a keyboard or a mouse. जिन लोगों को माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है, they are not able to use them properly, what kind of feature has been designed for them? The answer is serial keys. E part, the acronym for LAN is, here it is asking you to write the full form of LAN, and as it is a very simple question, you all know that LAN stands for local area network. इसी तरीके से अगर LAN की जगह आपको MAN आता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN आता है तो वाइड एरिया नेटवर्क. F, 3 types of wired internet connectivity are. Here you have to name the 3 connections that use wired internet connectivity, यानी कि जिनमें वायर्स का इस्तेमाल होता है. आंसर इज डायल अप, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस. G part, 3 types of wireless internet connectivity. Wireless means when there is no wire used in your connection. जब आपके कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए किसी भी तरह के वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, that is known as wireless internet connectivity. तो what those 3 types are? Your answer is 3G, WiMAX and Wi-Fi. क्वेश्चन 2, डिफाइन नेटवर्किंग. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड
between network and networking. वो सोचते हैं जो नेटवर्क है वही नेटवर्किंग है और जो नेटवर्किंग है वही नेटवर्क है. That's totally wrong. Network is a different concept and networking is something different. So whenever you are going to write the answer of this question, keep this in mind whether the question has asked you about network or networking. So here it is asking us about networking. So networking is what, or you can say computer networking. It is a methodology through which a network is established. ये एक तरह का मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं. और in other words you can say as networking is the practice of transporting and exchanging data between nodes over a shared medium in an information system. नेटवर्किंग क्या है? एक तरह की प्रैक्टिस है जिसके ज़रिए हम लोग डाटा को ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज करते हैं. किसके बीच में? नोड्स के ज़रिए एक शेयर मीडियम के अंदर. क्वेश्चन 3. गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. यहाँ पे आपको पेपर में एडवांटेजेस की जगह डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है, तो आप उसको भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. सो एडवांटेजेस हेयर आर, फर्स्ट कम्युनिकेशन कैन बी डन इजली. आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेकेंड, वी कैन शेयर फाइल्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्विकली. बहुत जल्दी हम लोग फाइल्स, डाटा और इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. थर्ड, डाटा कैन बी सेंट्रली स्टोर्ड. एक पर्टिकुलर सिस्टम पे हम लोग सारे कंप्यूटर्स का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं. फोर्थ, कंप्यूटर्स कैन शेयर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. इस नेटवर्किंग में के एडवांटेजेस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें शेयर कर सकते हैं. एंड फिफ्थ इज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फास्ट स्पीड. और ये आपको एक सिक्योर चैनल और फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है. क्वेश्चन 4. एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डाटा ट्रांसफर. डाटा ट्रांसफर के रेफरेंस में आपको पैकेट टर्म को डिफाइन करना है कि ये पैकेट क्या होता है. आंसर इज अ पैकेट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेंट ओवर अ नेटवर्क. एक पैकेट क्या होता है? एक छोटा सा डाटा होता है जो कि एक नेटवर्क पर भेजा जाता है, और वो नेटवर्क आपका लैन या इंटरनेट कोई भी हो सकता है. सिमिलर टू अ रियल लाइफ पैकेज. एक रियल लाइफ पैकेज की तरह ईच पैकेट इंक्लूड्स अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. हर एक पैकेट का एक सोर्स होता है जहां से वो निकलता है, और एक डेस्टिनेशन होता है जहां उसे पहुंचना होता है. एज वेल एज द कंटेंट बीइंग ट्रांसफर्ड. और वो अपने अंदर वो डाटा भी रखता है जो कि हमें वन प्लेस से अदर प्लेस तक पहुंचाना होता है. When the packets reach their destination, they are reassembled into a single file or other contiguous block of data. जब पैकेट्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते, उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है एक सिंगल फाइल के अंदर, या फिर एक ब्लॉक ऑफ डाटा के अंदर रखा जाता है. क्वेश्चन 5. Explain Wi-Fi and its significance. Here it is asking you to define the term Wi-Fi and tell about its importance. Wi-Fi everybody knows because many people or all world is using Wi-Fi right now. So Wi-Fi is what? It is a popular technology that allows an electronic device such as your computers or mobile phones to exchange data wirelessly over a network. Wi-Fi एक क्या होता है? एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, या तो कंप्यूटर्स हों या मोबाइल फोन्स हों, उन्हें वायरलेसली डाटा को आपस में एक्सचेंज करने की मदद करता है. एंड जिस भी नेटवर्क के ऊपर ये सारी चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, इट इंक्लूड्स अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. Wi-Fi devices such as your personal computers, smartphones, video game console, they all connect to a network resource such as your internet through a device that is known as wireless access point. The significance of Wi-Fi is it is used where cables cannot be run. ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम केबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, such as your old buildings, outdoor areas, so that you can provide a network and the internet access over in that particular area. Second is
इट इज़ यूज्ड वेयर यूजर्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी। इसका इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है जहाँ पे कि यूजर्स को मोबाइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। थर्ड, it is used in homes and offices, hotels, college and school campus, typically for internet access. इंटरनेट एक्सेस के लिए हम इसका इस्तेमाल अपने घर में, ऑफिसेज में, होटल्स में, कॉलेज में, स्कूल कैंपस में, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कई जगह इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, shopping malls, coffee shops, resorts, they all nearly are offering free or paid Wi-Fi access so that their customers can use the internet if they are in the need of using it. Question 6. Compare LAN with WAN. It means it is asking you to write the difference between LAN and MAN. So the difference between LAN and MAN is what? LAN is a computer network that covers a small geographic area. It means your home, office, or a group of buildings. When we talk about WAN, it is a computer network that is spread across a large geographical area, जो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। LAN हैज़ अ हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वेयर एज WAN हैज़ अ लोअर डाटा ट्रांसफ़र रेट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि LAN जो है वो एक छोटे एरिया में मिलता है और WAN हमें एक बड़े एरिया में मिलता है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द डाटा ट्रांसफ़र रेट। The speed of LAN is high and the speed of WAN is slower as compared to LAN. लैन ऑफर्स मोर फॉल्ट टॉलरेंस। लैन में जो आपके फॉल्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, यानी कि आप फॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। और जबकि वैन जो होता है वो लेस फॉल्ट टॉलरेंस होता है। लैन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस इज इजी। लैन का जो डिज़ाइन होता है उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ही आसान होती है, जबकि वैन का डिज़ाइन और मेंटेनेंस दोनों ही करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Question 7. Expand the following terms. Here it has given you some terms and you have to write the full form of those terms. The first one is your DSL, that stands for Digital Subscriber Line. Second, ISP, Internet Service Provider. Third, modem, that stands for Modulator Demodulator. Fourth, www, ये आप सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिफ्थ, लैन, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। एफ, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन जी पार्ट इज योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड लास्ट इज योर P2P, दैट स्टैंड्स फॉर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन 8. एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर। आपको P2P आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये आर्किटेक्चर होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एंड देन यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन P2P आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. So let's first of all define P2P architecture. So we can say that networks in which all computers have an equal status. एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कि सारे कंप्यूटर्स को एक इक्वल स्टेटस दिया जाता है, यानी कि इक्वल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कम्पिटेंट CPU. इस तरह के नेटवर्क में ज़्यादातर जो हर टर्मिनल होता है उस हर टर्मिनल के पास एक इक्वली कम्पिटेंट CPU पाया जाता है। Now the difference between your client server and P2P architecture is, when we talk about client server, in this your clients and server are differentiated, यानी कि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, जबकि peer to peer में clients और server अलग अलग नहीं होते. It means a single computer can work as client as well as server. In client server, it focuses on information sharing, whereas P2P focuses on connectivity. Here,
सेंट्रलाइज सर्वर इज यूज टू स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्लाइंट सर्वर के अंदर एक सेंट्रलाइज सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पीयर टू पीयर में हर कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक डाटा होता है। इन क्लाइंट सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्ड द सर्विसेज विच इज रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा जो भी सर्विसेज या जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड की जाती है यानी कि मांगी जाती है, उसे सर्वर क्या करता है, पूरी करता है। जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है, ईच एंड एवरी नोड कैन डू बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड फॉर द सर्विसेज, हर नोड रिक्वेस्ट भी कर सकती है और रिस्पॉन्ड भी कर सकती है फॉर द पर्टिकुलर सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड बाय देम। Client server is costlier, whereas P2P is less costlier as compared to your client and server architecture. Question 9, fill in the blanks. A part. Dash is a form of communication over the internet. वो कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट के ऊपर जो कि आपको एक इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर जो है रिसीवर को भेजता है। आंसर इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग। बी, डैश एंड वेब कैमरा आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैमरा तो इस्तेमाल होता ही है, उसके अलावा और कौन सी 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? आंसर इज योर हेडफोन, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। क्वेश्चन 10, लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी आपको ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बताने हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हों, यानी कि जिनकी एप्स बनती हों। आंसर इज योर गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिफबोल एंड एटसेट्रा. So you can search for more application based instant messaging software if you need. Otherwise, you can learn only these that I have mentioned. Question 11. What do you mean by instant messaging? Instant messaging से आप क्या समझते हैं? Instant messaging is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. Instant messaging इंटरनेट के ऊपर एक कम्युनिकेशन का जरिया है जो कि आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए जो सेंडर होता है वो रिसीवर तक बहुत क्विक वे में मैसेजेस पहुंचा सकता है, और जो भी मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं वो सारे टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल यूज, और ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादातर पर्सनल या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 12, गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के कोई भी 3 फीचर्स आपको बताने हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंट टू 1 और मोर पर्सन। जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन को भेजे जा सकते हैं। सेकेंड, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपको ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन देता है। थर्ड, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप ऑडियो और वीडियो कॉल तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप मल्टीपल पर्सन्स को भी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। फोर्थ, फाइल ट्रांसफर्स, आप जितने मर्जी चाहें उतने फाइल ट्रांसफर्स कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ये भेज सकते हो ये नहीं भेज सकते, एनीथिंग यू कैन सेंड। फिफ्थ इज मैसेज हिस्ट्री, इट मीन्स इट सेव्स योर मैसेजेस फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, कि अगर बाद में आपको कभी कोई मैसेजेस देखने पड़े तो वो मैसेजेस आपके सेव्ड रहते हैं। क्वेश्चन 13, स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं तो उस समय कौन से रूल्स एंड एटिकेट्स आपको फॉलो करने होते हैं, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। सो द रूल्स एंड एटिकेट्स दैट यू हैव टू फॉलो, दे आर, फर्स्ट, मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो मैसेजेस हैं वो शॉर्ट, छोटे होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हैं और पर्सन को पता ही नहीं लग रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो इट शुड बी टू द पॉइंट। सेकेंड,
Always introduce yourself by name if your screen name doesn't reflect it. अगर आपका स्क्रीन नेम आपका नेम शो नहीं कर रहा है तो हमेशा अपना नाम इंट्रोड्यूस करिए कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ एंड देन यू स्टार्ट कन्वर्सेशन. Third, in a business environment, know exactly what you want to discuss. एक business environment में अगर आप काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आप क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं. Fourth, टाइपिंग योर मैसेजेस इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड. अगर आप कैपिटल लेटर्स में अपना मैसेज लिख रहे हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा रूड कंसीडर किया जाता है. उसे कंसीडर किया जाता है कि आप या तो किसी पर्सन के ऊपर चिल्ला रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. फिफ्थ, गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड. लोगों को जवाब देने का समय दीजिए. मल्टीपल क्वेश्चंस सेंड टू अ रेसिपिएंट बिफोर दे हैव इट had a chance to answer can seem more likely an interrogation rather than a conversation. अगर आप एक पर्सन को आंसर देने का मौका नहीं दे रहे, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि आप बात नहीं करना चाह रहे. आप उस क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेशन से कार्रवाई कर रहे हैं कि हाँ अब इसका बताओ अब इसका बताओ अब इसका बताओ. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ऑलवेज गिव सम टाइम टू द अदर पर्सन so that he or she can answer to your question. Question 14. What are the basic needs to use instant messaging software? अगर आप एक instant messaging software इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी basic needs की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं. So the basic needs are your first is an active internet connection. एक वर्क करता हुआ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. सेकेंड, डाउनलोड अ चैट सॉफ्टवेयर. एक चैट सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए आपके पास. एंड थर्ड इज क्रिएट एन अकाउंट ऑन द सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है. क्वेश्चन 15. व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है, उसका यूज बताइए. अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट. जो ब्लॉग है वो क्या है, एक डिस्कशन के लिए वेबसाइट बनाई गई है जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के ही द्वारा यूज की जाती है फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, जिससे कि वो अपने खुद के पर्सनल वेब पेजेस बना सके. The uses of a blog are they are used to post or share views on a particular subject. आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपने बातें शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, एनीथिंग. सेकेंड, दे कैन बी यूज एज अ पर्सनल डायरी. उन्हें एक पर्सनल डायरी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. थर्ड, दे आर यूज एज ए फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बाय कंपनीज. कंपनीज के द्वारा वो एक फॉर्मल चैनल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपनीज के कस्टमर्स को उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. एंड फोर्थ इज पीपल कैन शेयर देयर व्यूज अबाउट अ टॉपिक विद अदर्स. लोग जो है वो अपने खुद के व्यूज को दूसरों के साथ वहां बैठकर बांट सकते हैं. Question 16. List any 5 websites that provide blog service. Here you have to write the names of those websites that are providing you blog service. So, the 5 websites that are providing you with the blog services are: first is wordpress.com, second blogger.com, third blog.com, fourth weebly.com, and fifth blogsome.com. Question 17. What do you mean by publishing a post? Publishing a post से आप क्या समझते हैं? The process by which content is displayed on a blog for others to read is known as publishing a post. एक वो process जिसमें कि आप अपने content को एक blog पे display करते हैं so that the other persons can read that particular blog, that is known as publishing a post. Question 18. Explain the purpose of an offline blog editor. Offline blog editor का purpose, that is use, you have to tell. An offline blog editor is an editor or tool that lets bloggers create blog posts without an internet connection. एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है, जो ब्लॉगर्स कौन से होते हैं, वो पर्सन जो कि ब्लॉग लिखते हैं, उन्हें मदद करता है कि वो ब्लॉग लिखें और पोस्ट करें बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के. So if you don't have an active internet connection,
You can create blogs using a blog application and then you can publish them afterwards whenever you are getting an internet connectivity. Question 19. List any 5 offline blog editors. Now you have to tell the names of 5 offline blog editors that are providing you with the services of blog service. The answers are Cumana, Microsoft Word, Blogdesk, Blazor, Post2Blog, Windows Live Writer, and ThingmaBlog. Question 20. Difference between web page and website. Web page is a smaller part of any website having content and links to other web pages. वेब पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर दूसरे वेब पेजेस के या तो लिंक्स हो सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंटेंट हो सकता है. Website is a platform that contains various web pages addressed to certain URLs. जबकि वेबसाइट क्या होती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और हर वेब पेज का एक पर्टिकुलर URL एड्रेस होता है. वेब पेज यूजुअली इंक्लूड्स द एक्सटेंशन इन इट्स URL. वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो उसके URL एड्रेस बार में ही होता है, जैसे कि .html, .php, .aspx, जिससे कि आपको ये पता लगता है कि ये वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा गया है. वेबसाइट एड्रेस इज फ्री फ्रॉम एनी सच एक्सटेंशन. लेकिन जब वेबसाइट का एड्रेस होता है उसमें इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता. वेब पेज इज अ कंटेंट और अ डॉक्यूमेंट. वेब पेज एक कंटेंट या डॉक्यूमेंट होता है अपने आप में जो कि वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है. जबकि वेबसाइट अपने आप में एक जगह होती है जो कि डेवलपर्स को परमिशन देती है कि वो अपने डाटा को और हाइपरलिंक्स को अटैच कर सकते हैं उस पर. वेब पेजेस आर इजी टू डेवलप वंस द वेबसाइट हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड. एक बार अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन गया तो उसमें वेब पेजेस को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है. वेयर एज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट एंड इट्स प्रोग्रामिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, उसमें प्रोग्रामिंग डालना, उसको एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करना, दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. Question 21. Explain the purpose of online transaction. Here you have to tell the use of online transaction. So online transactions are doing what? They are helping us to save many things. ये हमें बहुत सारी चीज़ें बचाने में मदद करती हैं. And what those things are that we are saving? That is your paper. And paper is used for making notes. टाइम बचाने में मदद कर रही है जो कि हमें खर्च करना पड़ता है कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय या काउंटिंग करते समय. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज़ वेरी इजी एंड इट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आजकल बहुत आसान हो गया एंड यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग द डिवाइसेस सच एज योर स्मार्टफोन्स, योर लैपटॉप्स, योर डेस्कटॉप्स, एनीथिंग विच इज़ ईजली अवेलेबल टू अस. और ये सारे डिवाइसेस हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस इज सिक्योर एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड. और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है एज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स. क्वेश्चन 22. लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. जो वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में मदद करती हैं, those sites name you have to tell. So your answer is first irctc.co.in, second amazon.in, third flipkart.com, fourth redbus.in, fifth paypal.com, and many more sites are there. Question 23. List any 3 payment tools to use online transaction. अगर आप online transaction feature का इस्तेमाल करना चाहते हैं, you have to use what kind of payment tools, those names you have to write. So your answer is first credit card, second debit card,
third net banking, and fourth is wallet. Question 24. Give any two benefits of online transaction. You have to tell advantages of online transaction. So first benefit is it saves a lot of time. हमारा बहुत सारा समय बच जाता है. लो रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी होने का जो रिस्क है वो बहुत कम होता है. प्रोवाइड्स लो लेबर कॉस्ट, बहुत कम लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है. एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्विकली, और आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. क्वेश्चन 25. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. विद द यूज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी के इस्तेमाल से द कंप्यूटर्स इंटरनेट अकाउंट एंड फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इंट्रूजन ऑफ एनी अननोन यूजर्स. तो जो आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट के अंदर अकाउंट होते हैं या आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं, ऑल दिस इज प्रोटेक्टेड बाय दोज हु आर interrupting without any permission. When it comes to use of IT systems, अगर हम IT systems के use की बात करें, internet security becomes very important to the business users because it make them feel secured and confident from any cyber criminal attacks. क्योंकि जब वो इंटरनेट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं अपने काम को लेकर. उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी उनका डाटा उनके सिस्टम्स के अंदर है वो बिल्कुल ही सुरक्षित है किसी भी तरह के क्रिमिनल अटैक से, एंड दे विल नॉट गेट एनी लॉस ड्यू टू एनी क्रिमिनल अटैक. क्वेश्चन 26. एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स. अलग अलग तरह की ऑनलाइन जो थ्रेड्स होती हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है. तो अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आप हर एक के बारे में 1 लाइन लिख सकते हैं. बट इफ this question comes in 2 marks or 3 marks, so just write the names, don't write anything about any threat. So answer is, first is your virus. Virus is a program that reproduces its own code. वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप के कोड को खुद ही बनाना शुरू कर देता है whenever it gets attached to other executable files, जब भी ये किसी और एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ता है. In such a way that the virus code is executed when the infected executable file is executed. और जब भी कोई ऐसी फाइल जिसमें ऑलरेडी वायरस अटैच्ड है और उस फाइल को हम ओपन करते हैं या रन कर देते हैं तो वायरस जो होता है वो भी रन कर जाता है. Second, worms. Unlike a virus, a worm is a standalone piece of malicious software that replicates itself in order to spread to other computers. Worms जो वायरस की तरह ही क्या होते हैं, एक तरह के अलग से malicious सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं इसलिए जिससे कि वो दूसरे सिस्टम्स तक भी पहुंच सकें. थर्ड इज योर ट्रोजन्स. ये एक ऐसे तरह का मालवेयर होता है जो कि मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट सीम्स ओके. ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो कि हमें देखने में तो सही लगता है बट इज हिडन टू क्रिएट बैकडोर्स इनटू अ सिस्टम. लेकिन ये बाद में क्या करता है, सिस्टम में एक ऐसे तरह की डोर्स बना देता है जिसमें कि बाद में और वायरसेस एंटर कर सकते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. फोर्थ, मालवेयर. मालवेयर जो है शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की. मालवेयर इज द नेम दैट इज गिवन टू एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कुड हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम. मालवेयर जो है वो एक ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया है जो अपने अंदर इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को बहुत अच्छा नुकसान पहुंचा सकता है. It can interfere in any matter and it can also gather a user's data, और ये यूज़र के डाटा को भी इकट्ठा कर सकता है and make the computer perform actions without owner's knowledge or permission. और हमारे कंप्यूटर को कुछ ऐसी टास्क प्रोवाइड कर देता है जो वो अपने आप रन करता रहता है और उन टास्क के बारे में उस कंप्यूटर के ओनर को या किसी भी पर्सन को नहीं पता होता. फिफ्थ इज
Adware. Adware is a software which can automatically cause pop-up and banner adverts to be displayed in order to generate revenue for its author or publisher. आपने ये देखा भी होगा कि कई बार आप कोई साइट खोलते हैं तो उसके साथ कोई और एक नया पेज अपने आप खुल जाता है या कुछ पॉपअप्स बार बार आने लगते हैं अपने आप। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अपने आप पॉपअप होने लगते हैं, अपने आप ओपन हो जाते हैं, so that they can generate some money for the author or publisher of that particular ad. Sixth is spamming. It is a method of flooding. It is a method of flooding the internet with copies of same message. ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें कि क्या होता है कि एक ही मैसेज की कई सारी कॉपीज, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन बी लैक्स, कई सारी कॉपीज जो है वो आपके मेल में इकट्ठी हो जाती हैं। सेवेंथ इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है सो दैट इट कैन ऑब्टेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा सच एज योर यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी के तौर पे आपके सामने रखता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही पर्सन हूँ, और उस पर आप यकीन करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा देते हैं, एंड देन that particular person can do any kind of misuse from your those data. Question 27. Explain the need to clear data stored in browsers। जो हमारे ब्राउजर्स में डाटा स्टोर हो जाता है उसको हमें बार बार क्लियर करने की ज़रूरत क्यों होती है। It is needed to clear the data that gets stored in your browsers because it prevents you from using old forms। ये आपको बचाता है कि आप पुराने फॉर्म्स का इस्तेमाल दोबारा ना करें। It protects your personal information। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाता है। It helps our applications run better on your computer। ये applications को आपके सिस्टम में अच्छे से रन करने में मदद करता है। It also protects you from online threats। और यहाँ तक कि it saves you from the most important thing, that is online threats। Question 28. Explain any 5 tips to manage strong passwords। अगर आपको strong passwords बनाने हैं तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। Some tips that we have discussed over here are: keep the length of the password at least 12 or 14 characters if permitted। अगर आपको परमिशन हो तो अपने पासवर्ड की लेंथ 12 या 14 characters की रखिए। Including numbers and symbols in password। If you are allowed, you can use numbers and symbols in your password। Use capital and lowercase letters। कैपिटल और लोअर दोनों तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करिए। Avoid using the same password for multiple sites or purposes। बहुत सारी साइट्स के लिए या अलग अलग कामों के लिए एक ही पासवर्ड को यूज ना करें। Avoid using something that the public or workmates know you strongly like or dislike। कभी भी ऐसे पासवर्ड्स मत रखिए जिसके बारे में आपके आसपास के लोगों को पता हो कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल। और अगर हो सके तो रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स आते हैं कुछ, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 29. एक्सप्लेन एनी 4 प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा। डाटा को सिक्योर करने के लिए कोई 4 अच्छी प्रैक्टिसेस बताइए। फर्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। सेकेंड, बैकअप योर डाटा। थर्ड, यूज एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एन्क्रिप्शन यानी कि जो ओरिजिनल थिंग को हाइड कर देता है और पर्सन को उसके बारे में पता नहीं लगता। Fourth, keeping your username and password private. Don't share your username or password even with your best friend. Fifth, registering with websites। जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, make it sure that that particular site is safe and secure for you. Sixth, do not share personal information। अपनी personal information किसी के साथ भी ना बांटें। 7. Secure transactions। Whenever you are transferring money or doing any kind of transaction, make it sure you are totally secure. 8th, use antivirus and anti-spyware software in your systems. Keep your system updated with such kind of
softwares. Question 30. Explain use of antivirus and anti-spyware. आपको antivirus और anti-spyware के बारे में बताना है. Let's talk about antivirus first. Antivirus is a type of program designed and developed to protect computers from malware. एंटीवायरस एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जिससे कि खास तौर से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है so that it can keep your computers protected from the malwares like your viruses, worms, spywares, trojans, जो भी हमने सारे डिस्कस किए हैं. एंटीवायरस प्रोग्राम्स फंक्शन टू स्कैन, चेक करना, डिटेक्ट पता लगाना एंड रिमूव वायरसेस और आपके सिस्टम में से वायरसेस को हटाने का काम करते हैं. सम ऑफ द वेल नोन एंटीवायरस आर योर नॉर्टन, एवीजी, अवस्ट, बिटडिफेंडर, मैककेफे एंड कैस्परकी. Now, when we talk about anti-spyware, we can say that anti-spyware are the softwares that is intended to prevent and detect unwanted spyware and constantly removes them. जिसे कि डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि वो लगातार आपके सिस्टम से अनवांटेड स्पाईवेयर को डिटेक्ट करें और उनसे आपके सिस्टम को बचाकर रखें और अगर वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है तो उनको बिल्कुल ही आपके सिस्टम से रिमूव कर दें. Such kind of softwares perform routine checks on your computer to ensure your system is safe. ये क्या करते हैं रूटीन बेसिस पे आपके सिस्टम को बार बार चेक करते हैं so that they can make it sure that your system is totally safe from any attack. It will also make sure your privacy is protected 24/7 from any possible intrusions. किसी भी तरह की intrusion से आपके systems को ये 24/7 प्रोटेक्ट करके रखते हैं. Some of the well-known anti-spywares are your Microsoft Total Safety, Spyware Terminator, eScan Total Security, Super Anti-Spyware, etc. Question 31. Enlist any 3 basic safety rules to follow at workplace. Workplace पे ऐसे कौन से basic safety rules हैं जो आपको follow करने चाहिए? The basic safety rules that we should follow at our workplace are अंडरस्टैंड द रिस्क. वहाँ अगर आप काम करें तो आप ये अच्छे से समझिए कि उस तरह के एनवायरनमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकता है. रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस. कभी भी स्ट्रेस में या दबाव में आके अपने वर्क प्लेस पर काम ना करें, उसको हमेशा कम करने की कोशिश करें. स्टे अलर्ट. हमेशा जागरूक रहिए. वियर द राइट क्लोथ. सही तरह के कपड़े पहनिए. टेक रेगुलर ब्रेक्स. अगर आपको लगता है कि आप काम करते करते थक गए हैं या आपके शरीर में थकावट है तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए. अवॉइड स्टूपिंग और ट्विस्टिंग. अगर वायर्स आपकी इधर उधर फैली हुई हैं तो उनको इधर उधर बिखरा ना रहने दें, उनको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करें. यूज मैकेनिकल एड्स whenever possible and whenever it becomes possible for you, use only mechanical aids. Wear protective equipment to suit the task. अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको किसी तरह का इक्विपमेंट पहनना होता है so that it can protect you, wear that protective equipment. Then keep workplace and equipments clean, dry and well ventilated. अपने काम करने की जगह को और इक्विपमेंट्स को अच्छे से क्लीन रखिए, ड्राई रखिए और वेल वेंटिलेटेड रखिए, यानी कि वहाँ पर आसानी से एयर के आने जाने की सुविधा होनी चाहिए. एंड लास्ट इज यूज इमरजेंसी एग्जिट्स एंड कीप इट ऑब्स्टेकल फ्री. जब भी इमरजेंसी की प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी एग्जिट्स का इस्तेमाल करिए और उसको हमेशा ऑब्स्टेकल फ्री रखिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना रखिए जो बाद में आपको प्रॉब्लम करे. क्वेश्चन 32. Give any 2 basic safety rules for ensuring falls and slips safety. कोई भी ऐसे बेसिक सेफ्टी रूल्स बताइए जिसकी आपको फॉल्स एंड स्लिप्स से बचा सकते हैं. So those particular safety rules are keep the moving area clean and clutter free. अपने moving area को जहाँ पर आपका आना जाना है उसको बिल्कुल साफ रखिए और वहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए. वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट. वर्क प्लेस जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर एयर आनी जानी चाहिए उसमें और वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए.
वियर नॉन स्लिपली फुटवियर, हमेशा ऐसे फुटवियर पहनिए जो स्लिप ना करते हो। फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, फ्लोर्स हमेशा साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। ऑयल स्पिल्स, डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर ऑयल कहीं हो गया है या डस्ट कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो उनको बहुत जल्दी साफ कर दीजिए। क्वेश्चन 33, गिव एनी टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करें तो वहाँ पे कोई भी दो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स आपको बताने हैं। The first is electrical equipment used should be approved by a recognized organization। जो भी वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकेंड, वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली, वर्कर्स को हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट दे विल बी एबल टू यूज देम प्रॉपरली while working. C. Damaged and hazardous electric equipment should be immediately replaced. If there are some equipments that are damaged or that are hazardous, जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा खतरे वाले हैं, उन्हें वहाँ से जल्दी हटा देना चाहिए। D. All old and workout and frayed switches and wires should be changed. पुराने या जो काम के नहीं हैं या जो बिल्कुल बेकार हैं उन स्विचेस और वायर्स को बदल देना चाहिए। फिफ्थ, हीट emanating equipment should be kept away from electrical equipment। हीट emanating equipment तो होते हैं यानी कि जो बहुत जल्दी हीट पकड़ लेते हैं उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए। टेक केयर दैट द आउटलेट्स और सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, जो आपके आउटलेट्स हैं सर्किट्स हैं उन पर कभी भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिफोर क्लीनिंग और रीलोकेटिंग देम। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को साफ करने से पहले या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से पहले यू हैव टू क्लीन देम properly and you have to even unplug it from that particular socket. Question 34. Explain any two first aid rules. You have to tell about two first aid rules. The first one is assure the injured to remain calm and not to panic. ये सुनिश्चित करिए कि जो भी person injured है he or she should stay calm and they should not panic. उन्हें घबराहट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, अगर उन्हें शॉक लगा है तो कोशिश करिए कि आप उन्हें वार्म रख सकें। थर्ड, डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, अगर पर्सन को बैक इंजरी या नेक इंजरी आई है तो उसे मूव मत करिए, वो जहाँ जिस प्लेस पे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। क्वेश्चन 35, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से आप क्या समझते हैं? Occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation। Occupation hazard वो बीमारी होती है जो कि एक पर्सन को अपने occupation करने के दौरान होती है। Like people working in a chemical factory, वो लोग जो कि chemical factory में काम करते हैं they can get affected due to the presence of certain chemicals in that particular factory। Some types of occupational hazards are your physical hazards, chemical hazards, biological hazards, behavioral hazards, radiological hazards, and ergonomic hazards। इस क्वेश्चन को आप इतना आंसर तब लिखेंगे जब ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए। अगर 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है या 1 मार्क में पूछा जा रहा है सो राइट ओनली द डेफिनेशन, देन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। Question 36. List any three types of occupational hazards. And in this question, it is asking you to write the names of some occupational hazards. So the hazards that we discussed just right now in the above question that you can write over here. And what those hazards were: physical hazards, chemical hazards, biological hazards, behavioral hazards, radiological hazards, and ergonomic hazards.
Question 37. Explain the terms accident and emergency. Here you have to write the definition of both the terms. First, accident. इट इज़ एन अनप्लैंड इवेंट. एक अनप्लैंड इवेंट होता है. अनप्लैंड यानी कि जिसकी आपने पहले से प्लानिंग नहीं की थी और ये अचानक से हो गया. That may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented results or outcomes. ये एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि अचानक से बिना किसी प्लानिंग के होता है और इसकी वजह से कई बार अनचाहे और बिना अनुमान लगाए वाले रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. Or you can say it can be defined as an unfortunate incident that occurs unintentionally causing hazardous result or injury or unwanted results. या आप ये भी कह सकते हैं कि एक unfortunate incident होता है जो बिना किसी intention के होता है और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं. Then is emergency. It is any unexpected situation that needs immediate attention and action. ऐसी सिचुएशन जो अचानक से हो गई लेकिन उसी समय फौरन उसको अटेंशन और एक्शन दोनों चाहिए. An emergency situation might pose a sudden risk to life. जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसकी वजह से आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ को भी खतरा हो सकता है. That's why it needs intervention so that you can prevent the deteriorating results or hazards. जिससे कि आप उन रिजल्ट्स और हैजर्ड्स को रोक सकें जो आगे बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स दे सकते हैं. Question 38. Enlist any 4 types of accidents. कोई भी 4 तरह के एक्सीडेंट आपको बताने हैं. So the types of accidents are accidents at workplace, चाहे वो फायर हो, चाहे वो slip and fall accidents हो, anything it can be. Then is your industrial disease or illness. इंडस्ट्रीज से होने वाली कोई भी डिजीज या इलनेस हो. थर्ड, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. रोड में होने वाले एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. क्लिनिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. क्वेश्चन 39. गिव एनी 3 सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन मतलब खाली कर देना, एम्प्टी कर देना स्पेस को. तो आपको कोई भी ऐसी 3 इमरजेंसी सिचुएशंस बतानी है जिसमें आपको इवैक्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो आई हैव मेंशन्ड हियर मैनी, सो लर्न ऑल ऑफ देम. The first is fire, explosion, floods, earthquake, hurricane, tornado, toxic material release, and last one is civil disturbance. Question 40. Give any 2 ways to handle accidents. Accidents को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके रास्ते आपको बताने हैं. The ways in which you can handle accidents are your every organization must follow SOP for accident handling. हर organization को accidents को handle करने के लिए SOP का फॉर्म फॉलो करना चाहिए. Then second is safety measures must be placed to prevent workplace accidents. वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमेशा सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे रखने चाहिए. थर्ड, इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी. कोई भी अगर इंजरी हुई है तो फौरन उसी समय मेडिकल टीम को उसकी इंफॉर्मेशन दें एंड कॉल देम सो दैट दे कैन कम देयर ऑन टाइम. फोर्थ, स्टे अलर्ट. फिफ्थ, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स. अगर आपके कहीं पे भी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अगर इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं तो उस पर ध्यान दें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें. क्वेश्चन 41. फिल इन द ब्लैंक्स. ए, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज इन डेंजर. एक ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी चीज़ है जो उसे फेस करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है. आंसर इज हेल्थ हैजार्ड्स. बी, हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो हैजार्ड्स हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डैश एंड डैश इन विच द एम्प्लॉयज़ वर्क. तो एम्प्लॉयज़ कहाँ काम कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी चीज़ पे डिपेंड करके आप कह सकते हैं कि हैजार्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं. आंसर इज इंडस्ट्री,
and environment. C. Organization must have a designated dash for emergencies. इमरजेंसीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? आंसर इज असेंबली पॉइंट. क्वेश्चन 42. List any three types of hazards. You have to tell any three types of hazard. So they are your physical, chemical, biological and chem. केमिकल की जगह आपके यहाँ क्लिनिकल भी ले सकते हैं. क्वेश्चन 43. गिव अ चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशंस टू मिनिमाइज द हैजर्ड्स. आपको एक चेकलिस्ट देनी है वर्क स्टेशंस की जिससे कि वो हैजर्ड्स को मिनिमाइज कम कर सकते हैं. सो दैट चेकलिस्ट इंक्लूड्स प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू अल्टर पोजीशन कंफर्टेबली. जो यूजर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर स्पेस देना चाहिए जिससे कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को मूव कर सकें. सेकेंड, प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग. प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वहाँ पर काम करने वाली जगह पर अंधेरा नहीं होना चाहिए. थर्ड इज should have windows fitted with adjustable coverings to alter the sunlight level. जो भी विंडोज है वहाँ पर एक एडजस्टेबल कवरिंग होनी चाहिए जिससे कि सनलाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए उन लेवल्स को एडजस्ट किया जा सके. एंड लास्ट इज इट शुड बी स्पेशियस इनफ. बहुत ज़्यादा स्पेस होना चाहिए. When a workstation is shared by more than one person. अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके मूव करने के लिए जो स्पेस होना चाहिए वो भी अच्छा बड़ा होना चाहिए. क्वेश्चन 44. एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी. इवैक्यूएशन क्या होता है? एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी इमरजेंसी या डिजास्टर के टाइम पे प्लेस को खाली कराने की कोशिश में लग जाते हैं. अगर हम इवैक्यूएशन पॉलिसी की बात करें तो जैसा कि आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में इन्होंने मेंशन किया है वो क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है दे मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी. उनके पास एक इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए. ऑल द टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज. अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताना चाहिए कि जो इवैक्यूएशन पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, उस इवैक्यूएशन पॉलिसी जो है वो उन्हें कैसे मदद कर सकती है. प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस डिटेल्स. और अगर आपका टीम लीडर आपको ये सारी डिटेल्स दे रहा है तो उस समय अपने टीम लीडर को बहुत ध्यान से सुनिए. नेग्लिजेंस एट दिस टाइम में कॉस्ट लाइव्स. अगर इस समय आप कोई सी भी असावधानी करते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं तो इसकी वजह से आपकी या दूसरों की लाइफ खतरे में आ सकती है. क्वेश्चन 45. Explain buddy system to implement evacuation efficiently in case of emergency. इमरजेंसी के टाइम पे आप अच्छे से इवैक्यूएशन को अप्लाई कर सकें उसके लिए आपको क्या करना है? बडी सिस्टम बताना है कि ये सिस्टम क्या है. A buddy system for individuals with special needs or disabilities must be designated. वो पर्सन्स जो कि डिसेबल होते हैं या स्पेशल नीड्स जिनकी होती हैं उन लोगों के लिए बड़ी सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए या हम कह सकते हैं किया जाता है. This system ensures that differently abled are assisted and guided out of the premises or the impacted area properly. कि जो differently abled persons हैं उनको अच्छे से गाइड किया जाए, असिस्ट किया जाए कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो किस तरह का एरिया है, कहाँ पर एग्जिट है, कहाँ पर क्या सामान रखा है, कौन सा सामान उनको चोट पहुँचा सकता है, इन सब के बारे में बताना चाहिए. इफ़ यू आर ए बडी टू समवन. अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं या बहुत अच्छे से किसी को जानते हैं. एंश्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विद यू. तो ये बिल्कुल श्योर करिए द पर्सन हु इज़ वर्किंग विद यू और हु इज़ a very good friend of you is totally safe at that place where you are working. Question 46. Explain the terms floor plans and assembly areas. Floor plans are what? These are the plans that show the layout of the buildings or structures that you can see from the top of a building.
असेंबली एरियाज क्या होते हैं? वो एरियाज होते हैं वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू गैदर आफ्टर इवैक्यूएशन। अगर आपको इवैक्यूएशन की वार्निंग दी जाती है तो ऐसे एरिया जहाँ पर आप ऐसी वार्निंग के बाद इकट्ठे होते हैं, दे आर नोन एज असेंबली एरियाज। क्वेश्चन 47, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स। जो पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स की जाती हैं उनकी इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। Such drills help in preparing ourselves for responding quickly, calmly and safely in case of emergency। ऐसी ड्रिल्स हमें प्रिपेयर करती हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे बहुत जल्दी, शांति से और सुरक्षित तौर पे रिएक्ट कर सकें। The purpose of such evacuation drills is to prepare building occupants for an organized evacuation in case of a fire or other emergency। ऐसी ड्रिल्स का मेन पर्पस क्या होता है कि उन बिल्डिंग ऑक्यूमेंट्स को तैयार करना, यानी कि जो लोग उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में काम करते हैं या रहते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इवैक्यूएशन प्लान तैयार करना जिससे कि वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान बिना पैनिक किए शांति से अपने आप को और दूसरों को बचा सकें। These drills help in saving our as well as others' life also. Question 48. Explain importance of a healthy lifestyle। एक healthy lifestyle का importance आपको बताना है। Healthy lifestyle does what? It leads to a healthy being। अगर आप एक अच्छी lifestyle जी रहे हैं तो आप एक healthy इंसान हैं। A healthy living has a lasting impact on an individual। अगर आप एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं तो इसका आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिलता है अपने घर पे और अपने वर्क प्लेस पे भी। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। एक ऐसा वर्कर जो खुश रहता है, हेल्दी रहता है, वो हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा काम करके आपको देगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो क्या करता है? हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। ये मदद करता है लोगों को अपनी हेल्थ को सुधारने में, अपने आप को हेल्दी बना। क्वेश्चन 49, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट आर दोज पॉइंट्स दैट आर नीडेड फॉर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो दोज पॉइंट्स आर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छा और सुरक्षित खाना खाइए, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकली वर्क करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में इन्वॉल्व मत करिए, हेल्दी माइंड, अपना माइंड हेल्दी रखिए, अच्छी थॉट्स लाइए उसमें, साउंड स्लीप, अच्छी नींद लीजिए, गोल सेटिंग, और अपनी लाइफ में हमेशा किसी भी काम को करने के लिए एक गोल सेट करके चलिए। क्वेश्चन 50, गिव अ चेकलिस्ट फॉर वर्क सरफेस टू मिनिमाइज द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है? वर्क सरफेस के लिए कुछ चेकलिस्ट देनी है। So what this checklist include? The workplace does what? It should provide adequate space for the user। जो भी पर्सन उस वर्क प्लेस को या वर्क सरफेस को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक कम रिफ्लेक्टिव सरफेस होनी चाहिए। Be an adequate size to allow the screen, keyboard or other peripherals to be flexibly arranged। आप इस तरह का एडिक्वेट साइज लीजिए जिससे कि आपकी स्क्रीन, कीबोर्ड और दूसरी चीज़ें आसानी से एक जगह पर अरेंज की जा सकें। हैव अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर, एक डॉक्यूमेंट होल्डर लीजिए जो स्टेबल एक जगह रह सके, इधर उधर बार बार लुढ़कता ना हो, और एडजस्टेबल हो, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इट शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन, वो उसी लेवल पे होना चाहिए जितने की आपकी स्क्रीन है। एट द सेम व्यूइंग डिस्टेंस, और एक बराबर व्यूइंग डिस्टेंस होना चाहिए। So these were the 50 questions of your unit 4 from your draft study material. Revise them properly so that you can prepare much more better for your exams. If you really like today's session, please like, share and comment. Share it with your friends and the other persons who are going to sit in board exams this year. The old subscribers of our channel are requested to stay connected with us so that you can keep getting the notifications of upcoming sessions. The persons who are new to our channel or to their own channel, I can say,
Please subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions and you also get the benefit. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको कहना ही भूल गई। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आपका ये नया साल बीते और उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपके लिए हेल्थ लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए। तो मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय।